हेलो गाइस, बाइक एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। इससे पहले की हमारी 2 वीडियो में संविधान की प्रमुख विशेषताएं चल रही थी, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की और इस चैप्टर की अंतिम वीडियो भी है। इसके बाद हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के बाद हम पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे। तो यहां हमारी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि थी उस तरह का जो भी पार्ट था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम जब विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आखिरी विशेषता देखी थी धर्मनिरपेक्ष वाली। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब हम देखते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, भारत में सभी वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया है, मतलब मत देने का अधिकार। और यह पहले 21 वर्ष के लिए था। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, उसके द्वारा कहा गया कि अब यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। और कब से यह लागू हो गया? 1989 से यह लागू हो गया। तो इसमें कौन कौन से पक्ष हैं? सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति जो वोट दे सकता है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा इत्यादि के आधार पर। तो सभी लोगों को मताधिकार है। और उससे पहले हमने पढ़ा था 1909 का अधिनियम, उसमें भी वोट देने का अधिकार कुछ दिया था अंग्रेजों के द्वारा। उसमें कौन कौन सी 3 कंडीशन लगाई गई थी? उसमें कंडीशन लगाई गई थी जो व्यक्ति कर देते हैं, शिक्षित हैं और जिनके पास पूर्ण संपत्ति है। ठीक है, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो आपको समझ में आ रहा है तब मताधिकार मतलब कि तब चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव शब्द का 1919 में प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हमारा कुछ इतिहास भी है मताधिकार को लेकर। अब देखिए वयस्क मताधिकार जो होता है उससे प्रॉफिट क्या क्या है। सबसे पहले तो लोकतंत्र का यह बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र क्या? लोगों का शासन। लोग कैसे शासन कर सकते हैं? लोग क्या करते हैं? अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जो लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। वोट देने के अधिकार से क्या होगा? लोकतंत्र का आधार बनेगा। ठीक है, और लोगों में क्या आएगा? जो आम जनता होती है उसमें स्वाभिमान में वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैंने एक व्यक्ति को वोट दिया है और वो जीतकर संसद में या विधानसभा विधान परिषद में पहुंचा है, तो उसे क्या होगा? ये लगेगा कि मेरे द्वारा दिए गए वोट के द्वारा ही एक व्यक्ति वहां पहुंचा है जो नियम और कानून बना रहा है, जिससे उसमें स्वाभिमान की वृद्धि होगी। और समानता के सिद्धांत को लागू करता है। समानता का सिद्धांत कैसे? क्योंकि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर सभी को मताधिकार दिया गया है। ठीक है, जब हम अनुच्छेद 14 देखेंगे तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब में बताया गया है कि व्यक्ति में कौन कौन शामिल होगा। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। उसके साथ साथ जो नालसावाद आया था, नालसावाद में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया था। तो इस तरह से व्यक्ति में ट्रांसजेंडर भी शामिल है। अब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का अवसर देती है। किस तरह से? जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं वो अपने ही किसी भी प्रतिनिधि को चुनेंगे तो वो उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करेगा, तो उनके हितों की भी रक्षा हो सकेगी। और इसी तरह से कमजोर वर्ग भी होंगे, उनके भी हितों की रक्षा हो जाएगी। तो इस तरह के वयस्क मताधिकार द्वारा कुछ संरक्षण प्राप्त है और इनसे यही थोड़े से लाभ होते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो विशेषता है वो है एकल नागरिकता। भारत का जो संविधान है वो कैसा है? संघीय संविधान है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? इसमें दोनों लक्षण विद्यमान है। कैसे? एकल और संघीय, मतलब केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? ये एकल भी बन जाता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो एकल बन जाता है, उसमें एक प्रमुख विशेषता है भारतीय नागरिकता। अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक नागरिकता प्राप्त होगी और वो होगी भारतीय नागरिकता। ये अमेरिका के जैसा नहीं होगा। जैसे अमेरिका में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती हैं। पहली जो नागरिकता होती है वो राष्ट्र के द्वारा दी जाती है और दूसरी नागरिकता होती है वो राज्य के द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से भारत में यह प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। तो हम अगली विशेषता देखते हैं, स्वतंत्र निकाय। अब देखिए भारत में संसद है, केंद्र और राज्य में सरकारें हैं, उसके साथ साथ कुछ स्थानीय सरकारें हैं, लेकिन इनके इतर कुछ अन्य स्वतंत्र निकायों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? संविधान में उल्लेख किया गया है।
तो उन स्वतंत्र निकायों के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्रमुख हम 4 निकाय पढ़ेंगे। पहला तो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और वो क्या करता है, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र है। अभी कुछ दिनों से निर्वाचन आयोग के बारे में एक टिप्पणी की जाने लगी है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, अर्थात सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो यह मुद्दा भी हम आगे पढ़ेंगे कि यह किस तरह का मुद्दा है, यह हम आगे जानेंगे। अब दूसरा निकाय हम देखते हैं, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, राज्य और केंद्र सरकार के खातों की जांच करता है। अर्थात जब राज्य और केंद्र किसी भी निकाय में पैसे लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, विदेश से कुछ सामान खरीद के लाते हैं या फिर कोई भी रक्षा का सामान है, कहीं पर कोई भी पैसा खर्च किया जाता है, तो केंद्र और राज्य द्वारा जब कर लिया जाता है, उसके बाद भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक्टिव होता है और वो उस खाते की जांच करता है कि ये पैसा गया है, खर्च हुआ है, किस तरह से खर्च हुआ है, उचित हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई है। तो इस तरह का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। तो इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी की गई है अभी, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें 2008 में भी की गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम तीसरे निकाय को देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। यह भी एक स्वतंत्र निकाय है और यह केंद्र के अधीन कार्य करता है। इसके कार्य क्या क्या है, सबसे पहले तो यह उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती है तो परीक्षाओं का आयोजन करता है। और दूसरा क्या करता है, अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगला जो स्वतंत्र निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके भी कार्य कुछ इसी प्रकार है। यह भी क्या करता है, राज्य और राज्य सेवाओं के लिए भर्ती का आयोजन करता है, अर्थात जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं का आयोजन करता है और राज्यपाल को सलाह देता है अनुशासनात्मक मामलों में। तो यहां पर जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राज्य लोक सेवा आयोग है वो राज्यपाल को सलाह देगा। तो ये कुछ स्वतंत्र निकाय थे। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, ये एक विशेषता है, अनोखी विशेषता है। इसमें क्या होता है, जब भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारी केंद्र और राज्य में सरकारें हैं वो केवल केंद्र में सरकार रह जाती है, राज्य की सरकार की जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र में चली जाती हैं आपातकालीन स्थिति में। और ये किस लिए जारी किए जाते हैं, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा तथा संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा के लिए। जब इन पर खतरा आता है तो आपातकालीन प्रावधान जारी किए जाते हैं। तो भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान है, तो उन्हें हम देखते हैं, उनके कुछ अनुच्छेद है वो भी हम देखेंगे। तो 3 प्रकार के आपातकाल है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसमें क्या है, 352वें अनुच्छेद में बोला गया है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य में आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन, ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बार प्रयोग किया जा चुका है। इसका प्रयोग कैसे होता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र में असफलता हो जाए तो 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और उसके साथ साथ केंद्र के जो निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करने में राज्य असफल हो जाए तो 365 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब जारी होता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा भारत की जो वित्तीय स्थिरता है उसमें संकट उत्पन्न हो जाए तो वित्तीय आपातकाल जारी होता है। तो आपातकाल के दौरान देश के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है और देश की जो शासन व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देख लेते हैं। पहले तो आपातकाल के दौरान क्या होता है, जो देश की पूरी सत्ता होती है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है और बिना संविधान संशोधन के ही जो देश का केंद्रीय ढांचा है अर्थात जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक में परिवर्तन होने की जो ये विशेषता है वो अद्वितीय विशेषता है। ये ऐसा और कहीं पर भी नहीं होता है। और एक और विशेषता है जो कहीं पर भी नहीं है, किसी भी देश के संविधान में नहीं है, वो है त्रिस्तरीय सरकार। अर्थात जो भारत की सरकार है वो क्या होती है, 3 स्तर में बांटी गई है। पहले जो मूल संविधान है उसमें 3 स्तर नहीं थे, पहले क्या था, 2 ही स्तर थे, केंद्र था और राज्य था। उसके बाद क्या किया गया, कुछ संशोधन किए गए।
1992 में दो संविधान संशोधन किए गए, 73वां और 74वां। इसके द्वारा क्या हुआ, 3 स्तरीय सरकार बनाई गई। जो त्रिस्तरीय सरकार है अर्थात स्थानीय सरकार का भी निर्माण किया गया। स्थानीय सरकार कैसी कैसी हुई, इसमें कौन कौन से निकाय जोड़े गए। सबसे पहले तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक नया भाग 9वां जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और इसके द्वारा पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई पंचायतों को। और उसके बाद क्या हुआ, 1992 में एक 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या किया गया, नगर पालिकाओं को क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ये दो मान्यताएं हैं, कौन कौन सी, पंचायतों को और नगर पालिकाओं को। इन दोनों को क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अब अपने देश के संविधान की आखिरी विशेषता देख लेते हैं। एक नया संविधान संशोधन किया गया था, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। उसमें क्या किया गया, जो सहकारी समितियां हैं उन्हें मान्यता प्रदान की गई, अर्थात संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया सहकारी समितियों को। तो इस संदर्भ में क्या हुआ, 3 परिवर्तन हुए। ठीक है, वो परिवर्तन क्या थे, सबसे पहले तो जो मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां गठन करने का अधिकार दे दिया गया लोगों को। ये जब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, उसमें मैं बताऊंगा अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां गठन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी बदलाव किया गया। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया, अनुच्छेद 43B लाया गया। और तीसरा और अंतिम बदलाव था, जो संविधान के भाग हैं उसमें एक नया भाग जोड़ा गया 9B, उसका नाम क्या रखा गया, सहकारी समितियां। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हुए, अनुच्छेद 243ZS से अनुच्छेद 243ZT तक। तो ये सहकारी समितियों के कुछ भाग थे। यहां पर हमारे संविधान की विशेषताएं समाप्त होती हैं और अब हम संविधान की कुछ आलोचनाएं भी देख लेते हैं। सबसे पहली आलोचना देखते हैं, उधार का संविधान। ऐसा क्यों कहा गया, हमारा देश का जो संविधान है वो उधार लिया हुआ है क्या। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। जब पढ़ा गया तो उन संविधानों में जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे उन्हें बदल कर अपने देश के संविधान में डाल दिया गया। जैसे कि हमारे देश के कुछ अन्य प्रावधान भी थे जो पहले से हमारे देश में लागू हो रहे थे, जैसे 1935 का अधिनियम, उसे भी हमने क्या किया, कार्बन कॉपी के रूप में इस्तेमाल किया। यह भी आलोचना की जाती है, अर्थात हमने विदेशियों से ही नहीं लिया, 1935 के अधिनियम से भी अपने देश के संविधान को लिया है। तो इस तरह के विरोध किए जाते हैं। अभारतीय और भारतीय विरोधी, ऐसा बोला गया इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो संसद है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में जो संसद काम कर रही है उसी प्रकार से संसद हमारे देश में काम कर रही है। तो ये भारतीय संसद नहीं है, इसे भी कॉपी किया गया है, इसमें कोई भारतीय महत्व की बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक आलोचनाएं है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि उधार का संविधान हम अपने देश को नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक पॉइंट जो हमने अपने संविधान में डाला है विदेशों से संविधान को पढ़ा गया है। पढ़ने के बाद जो जो अच्छे पॉइंट थे उसे हमने पहले बदला, अपने देश के लोगों के हितों में उसे बनाया। जब बन गए वो, तब उन्हें अपने देश के संविधान में लिखा। 1935 का जो भी अधिनियम है उस अधिनियम में अच्छे अच्छे जो पॉइंट थे जो हमारे देश में पहले से लागू थे और वो हमारे देश के लिए लाभकारी भी थे। जब लाभकारी थे तो उन्हें डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। और पहले से ही पता है हमारे देश की कैसी व्यवस्था चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी संसद की, अर्थात ब्रिटेन का शासन था। जब ब्रिटेन का शासन था तो ब्रिटेन अपने देश के संसद की तरह ही भारत की संसद बना रही थी। तो हमारे देश में नियम लागू आराम से हो सके, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हमने ब्रिटेन की संसद की तरह ही अपनी संसद अपनाई। और गांधीवाद से दूर संविधान, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मतलब गांधीवादी क्या करते थे, समाजवाद को देखते थे, समाजवाद की विशेषता रखते थे। वो कहते थे अंत्योदय से सर्वोदय की ओर, इस तरह की उनकी भावनाएं थी। तो उन्हें क्या किया गया, थोड़ा सा दूर रखा गया। मूल संविधान में त्रिस्तरीय सरकार नहीं थी, पंचायत नहीं थी, नगर पालिकाएं नहीं थी। लेकिन जब संविधान में संशोधन हो गए
तो उन्हें भी हमने जोड़ लिया। किस तरह से? और इससे पहले ही जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें गांधीवादी के कुछ पहले से ही अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे संविधान की जो भाषा है वो बहुत ज्यादा जटिल है। आप हिंदी भाषा पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वकील आसानी से समझ जाते हैं। कहां पर लूप होल है, उन्हें तोड़ मरोड़ कर कैसे प्रस्तुत किया जाना है, ये वकीलों को काफी अच्छी तरह से आता है। इसलिए कहा गया वकीलों का ये स्वर्ग है। आम लोग इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो ये कुछ आलोचनाएं थी जो निरर्थक थी, लेकिन कुछ आलोचनाएं हैं वो सही भी हैं। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले आपको प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम प्रस्तावना देखेंगे। ओके, लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।